जय हिंद कैडेट्स। तो ये है हमारी लीडरशिप पार्ट 3 वीडियो। आई होप कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख चुके होंगे। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसमें केस स्टडीज हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्योंकि पूरे लीडरशिप यूनिट में से क्वेश्चंस आएंगे। तो ए सर्टिफिकेट के लिए 20 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट के लिए 18 मार्क्स और सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स के लिए 20 मार्क्स का रिटन एग्जाम होगा। केस स्टडीज का अर्थ होता है यहाँ पर लीडरशिप के मामले में व्यक्तित्व का अध्ययन करना। द पावर ऑफ द एग्जाम्पल इज दैट लीडरशिप इज बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द लाइव्स। अगर आपको नेतृत्व सीखना है तो वो पढ़ने की बजाय हमें अपने सामने कुछ सजीव लोगों को ऐसा देख, उनके जो चरित्र है उससे हम सीख सकते हैं कि उनके जीवन में आने वाली विषम से विषम चुनौतियों के बावजूद भी उन्होंने सफलता कैसे पाई। ये तो हर एक नेता अलग होता है, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से हमें जो सिखाते हैं, तो ऐसे कुछ कॉमन ट्रेड्स, कॉमन लक्षण जो है वो है विजन अर्थात दृष्टि या नजरिया, कि वो जीवन को किस रूप में देखते हैं, उनका जो सकारात्मक नजरिया होता है वो। इंटीग्रिटी, जीवन के प्रति उनकी निष्ठा और सच्चाई, ईमानदारी जिसे खंडित न किया जा सके। और फिर है साहस, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उन्हें चुनौतियों को पार करने के लिए लगातार प्रेरणा देता है। इन सभी नेताओं के चरित्र का अध्ययन करते वक्त हमें इन सभी गुणों को अपने भीतर विकसित करने का मौका मिलता है। और ये पढ़ने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, ताकि उनके जीवन के लेसन्स हम अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और इसमें सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी से, जो कि भारतीय इतिहास में भारत के गौरव की नींव है। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्होंने शपथ ली थी स्वराज को भारत में स्थापित करने के लिए, अपने राष्ट्र में स्वराज लाने के लिए। आज की मॉडर्न वॉर टेक्निक्स जो है, युद्ध नीतियां जो हैं, युद्ध टेक्निक्स जो हैं, जिनमें हम आगे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में बीइंग एनसीसी कैडेट पढ़ेंगे, कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, एम्बूश, ये सभी टेक्निक्स छत्रपति शिवाजी महाराज अपने युद्ध नीतियों में अपनाते थे। उनकी यही जीनियस वॉर टेक्निक्स उस वक्त गुरिल्ला वॉर या गनीमी कावा कहलाती थी। जैसे मैंने नाम लिया एम्बूश, जो कि घात लगाकर अचानक किया जाने वाला हमला होता है, तो गुरिल्ला वार, गुरिल्ला लड़ाई तकनीक भी एक ऐसी लड़ाई है जो छापा मार युद्ध कहलाती है, जिसमें बहुत कम संख्या वाले जो सिपाही, जो सैनिक हैं, वो अचानक हमला करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने नींव रखी थी भारतीय नौसेना की। भारत में स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज यूं तो एक हिंदू शासक थे, किंतु वे अपने आचरण में, अपनी आस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष भी रहे, और इसीलिए उन्होंने दोनों कम्युनिटीज, दोनों धर्मों का पूरा सम्मान करते हुए अपने प्रशासन में कई मुस्लिमों को भी अहम पद दिए। वो सभी की आस्थाओं का, सभी की श्रद्धा और विश्वास का सम्मान करते थे, और उन्हें अपने अपने रीति रिवाज का पूरी तरह से पालन करने की छूट देते थे। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब अफजल खान के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो उन्होंने बहुत ही सम्मान से उनकी कब्र बनवाई। उनका प्रशासन समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित था। और उनकी कुशल सहनशीलता का परिचय है कि पुरंदर की संधि में 21 किलों को खोने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी, और अपने 300 किलो पर वो अपना कंट्रोल आसानी से करते रहे, अपना शासन चलाते रहे और विजय पे विजय पाते रहे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से हम ओवरऑल देखें तो लीडरशिप के मामले में एक अच्छे राजा और एक निपुण सैन्य कुशलता सीखने को हमें मिलती है। हाई स्पिरिट, फॉर साइटेडनेस, दूरदर्शिता, अपने आने वाले खतरे को पहले ही पहचान कर सावधानी से चलने की सूझबूझ, और अपनी सेना को एक रख पाने की क्षमता। प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन से साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी? तो वो था मराठा साम्राज्य। किस वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज को राजगढ़ का राजा नियुक्त किया गया? उनको
उनका राज्य अभिषेक किया गया तो वो था 1674 में। शिवाजी महाराज को किस चीज का श्रेय दिया जाता है जिसे करने के लिए वो भारत के पहले इंडियन लीडर बने? तो वो था भारतीय नौसेना, नेवल वॉरफेयर की नींव रखना। उनकी अपनी नौसेना थी उस वक्त, जबकि बाकी राजाओं ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं उनकी रक्षा करना भी कितना अहम है। At what age did Shivaji take a pledge to build an independent continent? स्वराज की स्थापना करने की शपथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस वर्ष की आयु में ली थी? तो 15 वर्ष की आयु में। पुरंदर की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने कितने किलों को खोना पड़ा? वो थे कुल 21 किले। और 21 किलो को खोने के बाद वो कितने और नए किलों पर अपना परचम लहरा पाए? वो थे 300 किले। किस स्थानीय देवता के नाम पर शिवाजी महाराज का नाम रखा गया? तो सुनने में लगता है शिवाजी यानी शिव, लेकिन शिवनेरी किले में वहां की स्थानीय देवी है शिवई, जहां पर उनकी माता जीजाबाई ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी, मन्नत मांगी थी। तो गॉडेस शिवई, शिवई देवी के नाम पर उनका नाम फिर माता जीजाबाई ने रखा शिवाजी। Which title was Shivaji entitled to, meaning founder of an era? एक युग के संस्थापक के रूप में जो उनका टाइटल, उनकी उपाधि थी वो है शककर्ता। और अब जानते हैं भारत के राजपूत शासक महाराणा प्रताप के बारे में। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह, जो महाराणा प्रताप के नाम से प्रसिद्ध हुए भारत में, उन्हें उनकी प्रसिद्धि सबसे ज्यादा मिली थी हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 से। अपनी वीरता, स्वाभिमान और मुगल अत्याचारों के विरुद्ध अपने अदम्य साहस के लिए, संघर्ष के लिए आदर्श माने जाने वाले महाराणा प्रताप हमेशा अपने से ऊपर अपनी मातृभूमि को रखते थे। उन्होंने एक राजा के राज से ठाट बाट या कंफर्ट जोन में रहना कभी स्वीकार नहीं किया, बल्कि बड़ी से बड़ी चुनौतियों में और उन बाधाओं को पार करते हुए स्वतंत्रता लाने में अपना अहम योगदान दिया। हल्दी घाटी की लड़ाई सबसे अहम लड़ाई इसलिए है क्योंकि इस लड़ाई में जहां मुगल सेना के जितने सिपाही थे वो महाराणा प्रताप की मेवाड़ सेना की तुलना में बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। महाराणा प्रताप के पास जहां 3000 घुड़सवार या 400 भील तीरंदाज थे, वहां मुगलों की सेना में लगभग 10,000 के करीब सिपाही थे। 3 घंटे से भी ज्यादा चलने वाली लड़ाई में महाराणा प्रताप पूरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी मुगलों के हाथ ना आ पाए, जिसके कारण उन्हें भले ही इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा, पर वो पुनरुत्थान करने में सक्षम हो पाए, सफल हो पाए 1582 में, जब उन्होंने एक मुगल पोस्ट पर हमला किया और कब्जा किया। और ये पोस्ट थी डाबर की पोस्ट या देवेयर की पोस्ट। इस पोस्ट के बाद फिर शुरू हुआ कुंभलगढ़, उदयपुर और गोविंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ की बहुत सारी पोस्टों को, उन क्षेत्रों को वापस बरामद करना। और फिर उन्होंने बनाई अपनी नई राजधानी चवंड। महाराणा प्रताप की जो शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवज्ञा, विरोध करने की जो भावना थी, जो उनकी प्रेरणा थी, वो लगभग अकेले और बाकी राजपूत राजाओं के बिना सहायता की थी। किसी से कोई सहायता लिए बिना ही उन्होंने अकेले ही अपने राजपूत शौर्य का परिचय दिया। उनकी सेना अरावली के पर्वतीय इलाके में भी, ऊबड़ खाबड़ जमीन में भी लड़ने के लिए सक्षम थी, जिसके कारण उन्हें फायदा मिला मुगलों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने का। और भले ही मुगलों की सेना बहुत बड़ी थी उनकी सेना की तुलना में, लेकिन मेवाड़ की ये राजपूत सेना मुगलों का भारी भरकम नुकसान पहुंचा पाई। शत्रु के सामने कभी भी ना झुकने वाला उनका रवैया इतिहास में अद्वितीय है, ऐसा कोई नहीं था कभी। महाराणा प्रताप was the 13th राजपूत किंग ऑफ विच रीजन? तो वो मेवाड़ के शासक थे। कौन सी लड़ाई में 1576 में महाराणा प्रताप ने मुगल साम्राज्य की आज्ञा मानने से मना किया, उनको उनकी अवज्ञा की? वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। The trait of rectitude in महाराणा प्रताप्स लीडरशिप इज डिफाइंड एज। रेक्टिट्यूड का अर्थ होता है क्रेडिट, इंसाफ।
तो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण वो इंसाफ के लक्षण का परिचय देते हैं? वो है वो करना जो सही है बजाय कि उसके जो अच्छा या आसान है। डूइंग व्हाट इज राइट रेदर देन व्हाट इज गुड और इजी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए महाराणा प्रताप अपने सभी लोगों को किस अप्रोच से प्रेरित करते थे? तो वो था कोलैबोरेटिव अप्रोच, सहयोगात्मक अप्रोच। सहयोगात्मक कि एक दूसरे का सहयोग करके हम अपने साझा लक्ष्य को आसानी से और जल्दी पा सकते हैं। उनके शासन में, उनके क्षेत्र में महाराणा प्रताप का विरोध कौन से मुगल शासक ने किया था? तो उस वक्त था अकबर। मेवाड़ के पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने कौन से महत्वपूर्ण स्थान को वापस पाया था? वो था उदयपुर। महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कौन सी जगह को बनाया? तो इन सभी ऑप्शंस में से वो है चवंड। महाराणा प्रताप की दृष्टि में हम किसकी झलक देखते हैं? उनकी जो दृष्टि थी वो कैसी थी? तो वो थी असीमित, लिमिटलेस। और अब पढ़ते हैं भारत की नारी शक्ति की आदर्श प्रतिमूर्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, जिनके भीतर थी कुछ भी कर सकने की क्षमता का भाव। तत्कालीन पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए उस समय भी उन्होंने नारी शिक्षा को स्वयं पाकर एक उदाहरण रखा। जब उन्हें घर में ही शिक्षा का अवसर मिला, उन्हें घर में ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हथियार, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सब कुछ सीखने का अवसर उनकी खुद की अभिरुचि के कारण मिला। 19 नवंबर 1828 में जन्मी महारानी लक्ष्मीबाई वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी की रानी थी और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की मेन मुख्य सेनानियों में से एक थी, जो हमारे देश के राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बनी। एक लचीले नेतृत्व और अपनी दूरदर्शिता के कारण यूं तो उनमें वीरता कूट कूट कर भरी थी, पर फिर भी वो युद्ध के परिणामों को जानती थी कि नुकसान दोनों तरफ होता है। तो इसीलिए बैटलफील्ड में एंटर होने से पहले, युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले उन्होंने कई बार पत्र भी लिखे, बहुत ही अहम तथ्यों को लेकर, ताकि एक शांतिपूर्ण सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जा सके। लेकिन जब युद्ध होना तय ही था, तो फिर उसके बाद अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का परिचय देते हुए उन्होंने भारतीय इतिहास में महिलाओं की सेना, स्त्री सेना का भी गठन किया। जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी रक्त विद्यमान है, मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी। इसी वाक्य के साथ उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक झांसी की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ती रही। तो कैडेट्स, एनसीसी कैडेट होने के कारण आपने एक चीज तो पढ़ी ही होगी कि एनसीसी की एकेडमी दो जगह पर है। जहां विमेन ऑफिसर्स ट्रेन की जाती हैं वो है ग्वालियर में, और जहां मेल्स वो है कामटी में। ग्वालियर में ही वो जगह है जहां महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, और कुछ ही दूरी पर, एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी से कुछ ही दूरी पर उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। बचपन में मनुबाई के नाम से विख्यात मणिकर्णिका, जो झांसी की रानी बनी, अपनी वीरता और साहस के कारण अंग्रेजों में वैसा ही खौफ भरती थी जैसा मर्द भरते थे, और मर्दानी टाइटल उन्हें अंग्रेजों के द्वारा ही दिया गया था। 1857 की लड़ाई में उन्होंने वीरगति पाई। पूरी तरह से घायल होने के बावजूद भी वो नहीं चाहती थी कि कोई अंग्रेज के हाथों उनकी मृत्यु हो, तो इसीलिए उन्होंने मृत्यु को खुद ही स्वीकार किया। So, रानी लक्ष्मीबाई was a leading figure in which major historic event? कौन से ऐतिहासिक मुख्य घटना में उनका मेन मुख्य चेहरा था? तो वो था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उनके बचपन का निकनेम क्या था? मनुबाई। या कानपुर के नाना साहेब, जिनकी वो मुंहबोली बहन थी, वो उन्हें छबीली भी कहते थे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी कितनी टुकड़ियों को ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण दिया था ब्रिटिश आर्मी से लड़ने के लिए? तो वो थी कुल 14,000। कौन सी अंग्रेजी नीति थी जिसने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को स्वीकार करने से, राजगद्दी पर बैठने से मना किया? वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अंग्रेजों की हड़प की नीति, जिसमें उन्होंने हिंदू मान्यताओं के तहत, भारतीय मान्यताओं के तहत ये मान लिया
कि जिस भी राजा के पास अपनी स्वयं की संतान नहीं होगी तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन होगा। युद्ध शुरू होने से पहले अपनी कौन सी बात से रानी लक्ष्मीबाई ने एक लचीलेपन का परिचय दिया, तो वो था कि उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को युद्ध में होने वाले रक्तपात से पहले पत्र लिखकर एक पीसफुल सॉल्यूशन चाहा था। राइटिंग लेटर्स टू ब्रिटिश ऑफिशियल्स टू अवॉइड ब्लडशेड। What was रानी लक्ष्मीबाई's famous cry regarding her state? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। I shall not surrender my झांसी। उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? वो है ग्वालियर में, जैसा हमने अभी जाना। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम, जब वो किले से निकल रही थी तो जिस घोड़े पर वो सवार थी वो था बादल। तो अपनी वीरता और आत्म बलिदान से जिन सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, उन नेताओं के आदर्श के साथ साथ उनका रोल भी बहुत अहम है, जिन्होंने इसी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें नाम आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे, जिनकी दृष्टि में सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव हो। और असंभव को संभव बनाने का परिचय उन्होंने अपने ही जीवन से दिया कि एक मामूली से नाविक के बेटे होने के बावजूद भी वो भारत के राष्ट्रपति बन पाए, अपने कठिन परिश्रम से और अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से और अपने सतत प्रयासों से। उनके इनोवेशन के कारण, उनके इनोवेटिव माइंडसेट के कारण, जिसके कारण उन्होंने नई नई मिसाइल टेक्नोलॉजी भारत में विकसित की, उसके कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनके व्यक्तित्व में हाई स्पिरिट विद सिंपलिसिटी इतनी ज्यादा मौजूद थी कि वो अपनी इस हाई पोजीशन को भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते थे, जिसका वो समझते थे कि औरों को प्रेरित करने के लिए, युवा मनों पर एक नई छाप छोड़ने के लिए उनका इस्तेमाल वो करते थे। जैसा कहा जाता है कि गांव में किसी देश की आत्मा बसती है, तो उनका बहुत ही क्लियर विजन था कि ग्रामीण विकास करने के कारण ही हम अपने देश को पूरी तरह से विकसित कर सकते हैं। तो जिसके लिए उन्होंने शहरी सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत की। गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं अफोर्डेबल रेट्स पर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने बहुत ही अहम रोल निभाया। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो कि उनका पूरा नाम है, एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। सन 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में वो विजयी होकर भारत के राष्ट्रपति के रूप में विराजित हुए। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले में हुआ था। भारत के DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में उन्होंने वैज्ञानिक के रूप में और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया। भारत ने उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स के निर्माता के रूप में या रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के रूप में सेवाएं देने के लिए सम्मान मिला। भारत के न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 2 में उनकी मेन भूमिका रही। वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में दोनों ही पार्टीज के द्वारा बहुत ही ज्यादा समर्थन मिला। राष्ट्रपति के रूप में अपना एक ही कार्यकाल पूरा करने के बाद वो फिर से अपना एजुकेशन फील्ड में और सोशल सर्विस में अपने सिविल लाइफ में वापस लौट गए। विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ उनके संबंध इतने अच्छे थे कि वो उनमें भारत के नए सपनों को देखते थे। युवाओं के जरिए युवाओं को प्रेरणा देकर और एक लक्ष्य के प्रति अथक प्रयास करते हुए वो 2020 तक भारत को विकसित भारत या सुपर पावर के रूप में देखते थे। और जो भी कैडेट्स बार बार SSB अटेम्प्ट देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में फाइटर पायलट पहले बनना चाहते थे, लेकिन उस समय इंडियन एयरफोर्स में केवल 8 सीट्स वैकेंट थी, जबकि वो 9th स्थान पे क्वालिफायर में थे। तो भले ही उन्हें कॉन्फ्रेंस आउट होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो बाद में सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। So the Dr. APJ Abdul Kalam served as which number president of India? तो वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। Dr. Kalam is widely known by which of the following names? Missile Man of India. Dr. Kalam's vision for a developed India was centered on the concept of Pura, providing urban
amenities to rural areas. The Kalam Raju stent was developed to make which sector more affordable? Healthcare, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीणों को सुविधा देने के लिए कलाम राजू स्टेंट विकसित उन्होंने किया था. What dream did Dr. Kalam narrowly miss out on after being placed 9th in qualifiers? तो वो था fighter pilot. Dr. Kalam was the project director of which successfully deployed satellite launch vehicle. तो भारत कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने में उन्होंने उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में काम किया था? वो था SLV-3. Dr. Kalam was the first person of what marital status to occupy राष्ट्रपति भवन. तो वो भारत के वो राष्ट्रपति थे जो कि बैचलर ही राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति भवन में आए थे. ऐसे वो पहले राष्ट्रपति थे. इसके पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए वो विवाहित थे. 1998 में उन्होंने किस में मुख्य भूमिका निभाई जो कि एक परमाणु टेस्ट था? वो था पोखरण 2. As we know, in the aims of NCC also aims to develop sportsmanship among its cadets. So while studying for leadership or we are on the path of taking motivation, तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र सुरक्षित राष्ट्र का बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें नाम आता है दीपा मलिक जी का, जो कि भारत की एथलीट हैं और पैरालंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली भारत की पहली भारतीय महिला बनी. 30 सितंबर 1970 को जन्मी दीपा मलिक को जब स्पाइनल ट्यूमर डायग्नोज हुआ तो उन्होंने एक सर्जरी कराने का रिस्क लिया, जिसने उन्हें पैरालिसिस का सामना करना पड़ा. This problem paralyzed her part of the body, not her high spirits. और अपने शरीर में आए इस शारीरिक बदलाव से कोप अप करने के लिए उन्होंने स्विमिंग, मोटर स्पोर्ट्स ये सब कुछ करना शुरू किया. जहां बहुत सारे लोग मात्र वेट गेन जैसे शारीरिक चेंज से डिप्रेस हो जाते हैं, वहां इतनी बड़ी अक्षमता को पाकर भी उन्होंने अपनी सकारात्मकता को नहीं खोया और इसीलिए वो अपने ही जीवन से सभी के सामने एक उदाहरण बनी. कर्नल बिक्रम सिंह की वाइफ और कर्नल BK नागपाल जी की बेटी दीपा मलिक यूं तो भारत की एथलीट हैं, लेकिन मोटर खेल में शामिल होने का उनका उद्देश्य सिर्फ इसी की जागरूकता फैलाना है, इसी को लोगों के मन में स्थापित करना है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति भी आधिकारिक रूप से लाइसेंस पा सकते हैं और ड्राइविंग सीखकर, ड्राइविंग टेस्ट पास करके, लाइसेंस पाकर वो भी अपना स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं. इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने कई रैलियां भी निकाली. उन्होंने शॉटपुट में 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स में रजत पदक लिया था, सिल्वर मेडल जीता था और 2018 में दुबई में हुई पैरा एथलेटिक में उन्होंने F53, 54 भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था और एट प्रेजेंट वो फिलहाल F53 कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी हैं. बहुत सारे एडवेंचर गेम्स में भाग लेने के लिए वो प्रसिद्ध हुई, जिसके कारण उन्हें हिमालयन मोटर स्पेस एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया से जुड़ने का मौका मिला. उन्होंने -0 टेम्परेचर में भी 8 दिन तक 17,000 किलोमीटर की ड्राइव शुरू की, जिसमें 18,000 फीट की चढ़ाई शामिल थी. 2012 में 42 साल की उम्र में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया. एशियन पैरा गेम्स 2018 में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया कि उन्होंने 3 एशियाई पैरा खेलों में भाग लिया और न सिर्फ भाग लिया बल्कि वो इन तीनों में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी 2010, 2014 और 2018. अभी तक उन्होंने टोटल 58 नेशनल और 23 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं और आज भी उनकी ये यात्रा जारी है.
So Deepa Malik was the first Indian woman to win a medal in which event? Paralympic Games. In which sporting discipline did Deepa Malik win a silver medal at the 2016 Paralympics? तो 2016 में वो शॉट पुट में मेडल लेकर आई थी, सिल्वर मेडल. To cope with lifestyle changes following her spinal surgery, Deepa Malik took up अपने शारीरिक बदलाव को जो कि स्पाइनल सर्जरी के बाद आया था उसको चैलेंज करने के लिए, उससे उभरने के लिए उन्होंने स्विमिंग और मोटर स्पोर्ट्स ज्वाइन किए. दीपा मलिक करंटली होल्ड्स द वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन विच एथलेटिक कैटेगरी? तो वो है F53. Which prestigious civilian award was Deepa Malik conferred within 2017? तो 2017 में उन्हें पद्मश्री सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था. Deepa Malik is the only Indian woman to win medals in how many consecutive Asian Para Games? तो लगातार 3 एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने जीत हासिल की थी. वो थे 2010, 14 और 2018. What record did Deepa Malik set in 2011 on Leh Ladakh's highest motorable roads, driving across 9 high altitude passes in 9 days? लगातार 9 दिनों तक 9 हाई एल्टीट्यूड पासेस को उन्होंने क्रॉस किया, ड्राइविंग की उस रास्ते पर. 2008 में 1 किलोमीटर तक कौन सी नदी में दीपा मलिक ने तैराकी की थी? तो वो थी यमुना नदी. और फिर नाम आता है रतन टाटा जी का, जो कि औद्योगिक क्षेत्र में एक दिग्गज माने गए और जिन्होंने भारत को आर्थिक रूप से विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 1937 में जन्मे रतन टाटा जी का हाल ही में देहांत 2024 में हुआ. अपने पूरे जीवन काल तक वो प्रोफेशनल एथिक्स, मॉरल लीडरशिप और सिंप्लिसिटी का एक आदर्श उदाहरण बने. उन्होंने टाटा ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ावा दिया. रतन टाटा जी ने जैगुआर लैंड रोवर और टेटले जैसी इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीदकर भारतीय ट्रेड को एक ग्लोबल पहचान दी. इंडियन इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन इंटरनेशनल लेवल पर किया. वो एक ऐसे उद्योगपति थे, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो अपनी प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से एक प्रतीक के रूप में माने जाते थे और जिनका मानना था कि किसी भी प्रोफेशन का उद्देश्य केवल प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समुदाय की भलाई भी है. और इसी भाव से टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक बड़ा हिस्सा जो है वो चैरिटी में जाता था. स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, ये सभी उनके चैरिटी प्रोग्राम्स में शामिल थे. 26/11 मुंबई हमले के दौरान भी उन्होंने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. इतनी बड़ी हस्ती होने के बावजूद भी वो अपनी सिंप्लिसिटी और पोलाइटनेस के लिए जाने जाते थे और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, युवा उद्यमियों के लिए नए नए स्टार्टअप्स भी शुरू करते थे, उसमें भी इन्वेस्ट करते थे. वो अपने कर्मचारियों को नाम से जानते थे और जब कोई बड़ा उद्योगपति या बॉस नाम से बुलाता है तो कर्मचारियों को एक अपनेपन की भावना, उनके साथ एक कनेक्शन फील होता था. 26/11 के अटैक में जितने भी विक्टिम्स थे, जो भी उनके एम्प्लॉयज थे, उनसे वो मिलने पर्सनली खुद गए. सन 2000 में रतन टाटा जी को पद्म भूषण और 2008 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. वो ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ट्रेड में और किसी भी प्रोफेशन में ईमानदारी और परोपकार को उसका मूल मंत्र बनाया. वो कहते थे, आई डोंट बिलीव इन मेकिंग द राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट. तो अब देखते हैं प्रश्न. रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप को किस चीज को पाने में सफलता मिली? तो वो था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन. Which international luxury car brand was acquired by Tata under रतन टाटा's leadership? तो रतन टाटा जी ने जैगुआर लैंड रोवर कार की जो इंटरनेशनल ब्रांड थी उसको एक्वायर किया था, खरीद लिया था. रतन टाटा जी कहते थे कि वो पहले फैसले लेते हैं और उसके बाद उन्हें सही बनाते हैं. रतन टाटा जी ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप में कहाँ की थी? तो एक
आम कर्मचारी के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ ब्लू कॉलर एम्प्लॉय ऑन द शॉप फ्लोर। 26/11 अटैक के बाद रतन टाटा कितने एम्प्लॉयज के घर उनसे उनके परिवारों से मिलने गए थे? तो टोटल 80 एम्प्लॉयज से मिलने वो खुद गए थे। रतन टाटा जी ने ऐसी कौन सी बजट कार इन्वेंट की थी या लॉन्च की थी जिसके कारण उन्हें रिस्क लेने वाला माना गया? जो उनका बेस्ट एग्जाम्पल है रिस्क लेने वाला, तो वो है टाटा नैनो, जो कि उन्होंने मध्यम परिवार को ध्यान में रखते हुए और उनके सपनों को कार में बैठकर कार पाने का, जो मध्यम परिवार का भी जो सपना है उसको साकार करने की उन्होंने कोशिश की, बिना ही नुकसान या फायदे की परवाह किए। What is the stated mission of Ratan Tata's company regarding global communities? तो वैश्विक स्तर पर समुदायों के बारे में वो सोचते थे कि उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ द कम्युनिटीज वी सर्व। रतन टाटा रिसीव्ड विच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2008? तो 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 2000 में पद्म भूषण से। औद्योगिक क्षेत्र में जहां रतन टाटा एक दिग्गज है, वहीं औद्योगिकी के क्षेत्र में NR नारायण मूर्ति एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारत की IT सेक्टर को एक नई पहचान दी। इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति इसीलिए फादर ऑफ द इंडियन IT सेक्टर कहे जाते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी के जनक माने जाते हैं। 1981 में NR नारायण मूर्ति जी ने एक छोटे स्टार्टअप को ग्लोबल टेक्निक में बदलकर भारत को विश्व के IT मैप पर स्थापित किया। 21 साल तक के अपने कार्यकाल में उन्होंने CEO के रूप में ट्रांसपेरेंसी और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को बढ़ावा दिया। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का ही दूसरा नाम है, जिसमें एक लीडर डेमोक्रेटिक स्टाइल के चलते अपने अधीनस्थ लोगों से भी उनका भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करता है लीडरशिप के दौरान। उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में हाई मॉरल स्टैंडर्ड स्थापित किए, जिसमें ईमानदारी और सही काम करने को ही सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता था। N नारायण मूर्ति जी सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग की साक्षात मूर्ति हैं। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर जैसी भावना से उन्होंने अपने एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स के बीच में अच्छे संबंध बनाए। उनका मानना था कि किसी भी कंपनी की सफलता के लिए उसके कर्मचारियों का खुश रहना बहुत जरूरी है, और इसीलिए वो निर्देश नहीं देते थे बल्कि उन्हीं गुणों को अपने भीतर अनुकरण करते थे और दूसरों के सामने एक उदाहरण के रूप में अपनी टीम का विश्वास बढ़ाते थे। उनके कंट्रीब्यूशन ने न केवल इन्फोसिस को बनाया बल्कि भारत में लाखों रोजगार भी दिलवाए युवाओं को, जरूरतमंदों को। उन्होंने बहुत ज्यादा लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया और इसी तरीके से इकोनॉमिक रूप में, इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से वो भारत को में एक क्रांतिकारी बदलाव ला पाए। तो NR नारायण मूर्ति कौन सी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के सह संस्थापक हैं? वो थे इन्फोसिस। नारायण मूर्ति को भारत में किसका जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है IT सेक्टर का, फादर ऑफ IT सेक्टर। व्हाट फिलोसफी डज नारायण मूर्ति लिव बाय डिस्पाइट हिज वेल्थ? अपनी इतनी अधिक संपत्ति होने के बावजूद भी, एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बावजूद भी वो कौन सी फिलॉसफी का प्रदर्शन करते थे? वो था सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। अपने कर्मचारियों में संपत्ति को, धन को बराबर रूप से बांटने के लिए उन्होंने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया था या लेकर आए थे? वो था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। Infosys was founded in 1981 with an initial capital of, जिस समय इन्फोसिस भारत में शुरू की गई थी उस समय उसकी प्रारंभिक पूंजी सिर्फ 10,000 रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 6.22 लाख करोड़ हो चुकी है। मूर्ति जी की अच्छी बिजनेस फिलॉसफी किस पर आधारित है? वो है अंडर प्रॉमिसिंग एंड ओवर डिलीवरिंग।
मूर्ति जी describes the knowledge industry workforce as brainware. एन नारायण मूर्ति जी ने .com क्षेत्र में कदम न रखकर इन्फोसिस को पतन से बचाया था। और फिर हम पढ़ते हैं किरण मजूमदार शाह के बारे में। किरण मजूमदार शाह भारत में जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की क्रांति लाने में सबसे ज्यादा अहम रोल रखती हैं। वो बायोकॉन की संस्थापक है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपने गैराज से की थी। उनका सफर 1978 में एक गैराज से शुरू होकर इसे एक ग्लोबल बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाने में और देश की सबसे सफल स्वनिर्मित महिला अरबपति के रूप में रहा। उन्होंने एक अच्छी लीडरशिप की पहचान देते हुए कैंसर, डायबिटीज जैसी सस्ती दवाएं भी उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य की सेवा में भी क्रांति लाई। किरण मजूमदार शाह को भारत की बायोटेक क्वीन कहा जाता है। और इसके बाद जो कुछ और लीडर्स के बारे में हमारे सिलेबस में है, तो उसमें नाम है प्रकाश पादुकोण, टीपू सुल्तान और रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो प्रकाश पादुकोण जो हैं वो भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो कि 1980 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने और उसी साल ऑल इंग्लैंड ओपन जीतने वाले वो भारत के पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने बैडमिंटन के वर्ल्ड में भारत को एक नई पहचान दी और 1972 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार और 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1991 में अपने स्पोर्ट्स करियर से संन्यास लेने के बाद प्रकाश पादुकोण जी ने कुछ समय के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया और उसके बाद 1993 से 1996 में उन्होंने इंडियन नेशनल बैडमिंटन टीम के कोच के रूप में काम किया। टीपू सुल्तान मैसूर के पराक्रमी शासक जो कि हैदर अली के पुत्र थे और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, इसीलिए उन्हें मैसूर का शेर भी कहा जाता था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर राज्य में सिर्फ एक सैन्य अधिकारी थे, जो कि 1761 में मैसूर के शासक बन गए। हैदर अली ने टीपू सुल्तान को उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़, कुरान, इस्लामी न्यायशास्त्र और घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी ये सब सिखाने के लिए अलग से क्वालिफाइड टीचर्स भी अपॉइंट किए थे और जिसके कारण सिर्फ 17 साल की उम्र में टीपू सुल्तान को मिलिट्री ऑपरेशंस में स्वतंत्र रूप से भेजना शुरू किया गया। टीपू सुल्तान ने भी शिवाजी की ही तरह नौसेना के महत्व को समझा था और उसका विस्तार करना चाहा। उन्होंने इंडियन नेवी को, नौसेना को यूरोपीय मॉडल पर विकसित करने का प्रयास किया और इसके लिए वो 22 युद्धपोत बैटलशिप्स तैयार करना चाहते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मिलिट्री पावर्स में सबसे अहम थी उनकी रॉकेट टेक्नोलॉजी, जिसका यूज उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ भी किया। तो उनके आर्म्स में न सिर्फ तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी ये सब मौजूद था, बल्कि तोप और बंदूक भी उनके वेपन्स में शामिल थे। और रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका योगदान भारतीय कला और साहित्य को एक नई पहचान देने में मूल्यवान है। भारत के एक महान कवि, लेखक, दार्शनिक और चित्रकार, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला और नोबेल पुरस्कार जीतने वाले उस वर्ष फिर वो भारत के पहले, सिर्फ भारत ही के नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार जीतने वालों में से पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति बने। ये पुरस्कार उनको उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए मिला था। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित आमार सोनार बांग्ला इस वक्त बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत मूल्यवान है। एजुकेशनल फिलॉसफीज के रूप में
आदर्श शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने शांति निकेतन नाम की प्रायोगिक स्कूलों की स्थापना की, जो कि बाद में आज विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ज्ञान को बढ़ाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी रटने वाली शिक्षा पद्धति के खिलाफ थे और इसीलिए मातृभाषा में शिक्षा और भारतीय संस्कृति के साथ अंतर्राष्ट्रीयता के विकास का समर्थन करते थे। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी को विश्व स्तर की पहचान दिलाई। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं उन्हें देखते हैं। किरण मजूमदार शॉ इज द चेयरपर्सन ऑफ विच मेजर बायोटेक्नोलॉजी कंपनी? तो वो है बाइकॉन लिमिटेड। In 1975, Kiran Majumdar Shaw earned a degree in which non-traditional field? तो ये था मास्टर ब्रूअर, जो कि माना जाता है कि ये व्यवसाय तो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। Kiran Majumdar Shaw started Biocon in a garage with an initial investment of सिर्फ 10,000 रुपए की प्राथमिक निवेश पूंजी से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी अपने ही गैराज से। Why was Kiran Majumdar Shaw initially refused a job as a master brewer in India? क्योंकि इसे आदमियों का, पुरुषों का व्यवसाय माना जाता था। 2014 में बायोकॉन कंपनी ने अनुसंधान और विकास में अपना कितना प्रतिशत रेवेन्यू जो है वो दिया? वो था 10%। रसायन शास्त्र और विज्ञान को विकसित करने के लिए, उसके विकास में योगदान देने के लिए 2014 में किरण मजूमदार शाह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वो था ऑथमर गोल्ड मेडल। 2015 में किसके द्वारा किरण मजूमदार शाह को पूरी दुनिया में 85th मोस्ट पावरफुल विमेन, सबसे शक्तिशाली महिला होने की रैंकिंग में 85वें स्थान पर रखा गया था? तो वो था फोर्ब्स। किरण मजूमदार शाह के माता पिता ओरिजिनली कौन से राज्य से संबंध रखते थे? वो था गुजरात। 1980 के बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण जी को कौन सा वर्ल्ड रैंक मिला? था वर्ल्ड रैंक नंबर 1। पादुकोण was the first Indian to win which major championship in 1980? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, जैसा हमने पढ़ा। प्रकाश पादुकोण इज अ को फाउंडर ऑफ विच फाउंडेशन ऑफ ओलंपिक स्पोर्ट्स? तो ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट के वो को फाउंडर हैं। पादुकोण एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू व्यूइंग practice as a never ending process in the pursuit of excellence। excellence को अगर पाना है तो प्रैक्टिस एक never ending process है, आपको निरंतर प्रयास, अभ्यास करते रहना चाहिए, ऐसा वो मानते थे। According to Padukone, practice provides what kind of environment to innovate risk free? What is the name of Prakash Padukone's biography written by Dev S. Sukumar? तो देव एस सुकुमार ने टच प्ले नाम से प्रकाश पादुकोण जी की जीवन गाथा लिखी है। In 1978, पादुकोण won his first major international title at the Commonwealth Games। तो वो टाइटल था, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ये थे एडमोंटन कनाडा में। After retirement, Padukone served as the coach of Indian national team from 1993 to 1996। और अब टीपू सुल्तान से जुड़े कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। टीपू सुल्तान रिकॉग्नाइज्ड व्हिच ग्रुप एज अ न्यू काइंड ऑफ थ्रेट इन इंडिया? तो अंग्रेजों को उन्होंने भारत में एक खतरे के रूप में पहचान लिया था। टीपू सुल्तान कौन से राजवंश के शासक थे? मैसूर। किस वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला? 1913। Which university was founded by Tagore to vitalize knowledge? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसकी शुरुआत शांति निकेतन स्कूल से की गई थी। Tagore's composition were chosen as a national anthem for which two nations? तो है भारत और बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली कला को मॉडर्नाइज किस तरीके से किया? किन चीजों का विरोध करके? वो था लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स एंड रिजिड क्लासिकल फॉर्म्स। भाषा विज्ञान संरचना और कठोर परंपरागत रूप।
उसका। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि 1919 में क्यों वापस की? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नोबेल पुरस्कार के लिए टैगोर जी की कौन सी रचना थी जिसके लिए उन्हें ये मिला? तो वो था गीतांजलि, जो कि एक काव्य रचना है। तो यहाँ हमारी लीडरशिप की सभी वीडियोस समाप्त होती हैं और लीडरशिप यूनिट कंप्लीट होती है। लाइक दिस चैनल, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।